भोपाल, साल 1984। इस कहानी की शुरुआत होती है भोपाल में शुरू हुई एक नई और काफ़ी बड़ी कंपनी यूनियन कार्बाइड से। 1960 से लेकर 70 के दौर में इंडिया में शुरू हुए ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यूनियन कार्बाइड ने इस देश में पेस्टिसाइड्स बनाकर इस ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण मार्केट में आई डिमांड का फ़ायदा उठाने की सोची। और क्योंकि उत्तर भारत में ज़्यादातर खेती इस रेवोल्यूशन के असर में आ चुकी थी, तो कंपनी ने अपनी शुरुआत के लिए इस देश के बीचों बीच भोपाल में अपना प्लांट लगाकर काम शुरू किया। ये कंपनी 7 नाम का एक पेस्टिसाइड बनाती थी जो कि बेहद खतरनाक और नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स फॉस्जीन और MIC को मिलाकर बनता था। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण बड़े पेस्टिसाइड्स की डिमांड को देखते हुए कंपनी ने इसे तेजी से भारी मात्रा में बनाना शुरू कर दिया। इस प्लांट में 3 टैंक थे जिसमें हमेशा MIC गैस भरी होती थी। इन टैंक्स को E610, E611 और E619 का नाम दिया गया था। कंपनी के नियम के हिसाब से हर टैंक ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 50% यानी 30 टन तक भरा जा सकता था। हर टैंक को इनर्ट नाइट्रोजन गैस से प्रेशराइज किया जाता था, जिसके कारण MIC को एक बहाव मिलता था। 2 दिसंबर की अंधेरी रात भोपाल के लिए एक काली रात साबित हुई। इस रात को कंपनी के वर्कर्स ने प्लांट में गैस लीक होने की शिकायत की थी। जब इसे चेक किया गया तो पता चला कि ये लीक E610 टैंक से हो रहा था और इसमें 50% की जगह उससे काफी ज्यादा 75% गैस भरी थी, यानी पूरी 42 टन MIC गैस। इस टैंक में इनर्ट नाइट्रोजन गैस ना मौजूद होने के कारण MIC गैस ने प्रेशर बनाया और E610 में 2 फीट गहरी दरार आ गई। धीरे धीरे ये प्रेशर बढ़ता गया और MIC गैस ने टैंक को तोड़ दिया और अब ये खतरनाक गैस भोपाल की खुली हवा में मिलने लगी थी। रात के 1 बजे जब पूरा शहर सो चुका था तो अचानक से भोपाल में हजारों लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। रात में लोगों का हॉस्पिटल जाना शुरू हो गया। जब डॉक्टर्स ने इस बारे में पूछताछ की तो फैक्ट्री में काम करने वालों ने उन्हें ये बताया कि इस प्लांट से अमोनिया गैस लीक हुई है। अमोनिया गैस के असर का इलाज जब डॉक्टर्स ने शुरू किया तो भी लोगों को राहत नहीं मिली। इसके बाद डॉक्टर्स ने जब कुछ और लोगों से पूछा तब जाकर उन्हें पता चला कि ये गैस अमोनिया नहीं बल्कि जहरीली MIC थी। ये जानते ही डॉक्टर्स के होश उड़ गए, क्योंकि उस समय भोपाल के हॉस्पिटल्स में MIC जैसी जहरीली गैस के इलाज के लिए दवाइयां मौजूद नहीं थी। हादसे के अगले दिन इंडियन गवर्नमेंट ने साइंटिस्ट त्यागराजन को फैक्ट्री की जांच करने के लिए भेजा। प्लांट पहुंचकर त्यागराजन को पता चला कि उस समय टैंक E611 में अभी भी 30 से 35 टन MIC मौजूद थी, यानी कंपनी में नियम को नहीं माना जा रहा था और टैंक में भरी MIC से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही जोखिम भरा तरीका था कि किसी भी तरह इस फैक्ट्री को दोबारा शुरू किया जाए, जिससे बचे हुए MIC को पेस्टिसाइड्स में बदला जा सके। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन फेथ का नाम दिया गया। इस ऑपरेशन में पूरी फैक्ट्री को गीले कैनवस से ढक दिया गया और शहर में सभी लोगों से कहा कि दूर के इलाकों में चले जाएं। बचे हुए MIC को 7 पेस्टिसाइड में बदलने के लिए पूरे 7 दिन लगे। जब इस हादसे के बारे में जांच की गई तब पता चला कि E610 टैंक में पानी भरने के कारण उसमें रिएक्शन हुआ, जिसकी वजह से MIC गैस में प्रेशर बढ़ गया और वो टैंक तोड़कर बाहर निकल गई। इस पूरे हादसे में 3000 से भी ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 1 लाख लोग जो कि इस गैस के चपेट में आए, उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई। हजारों माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया और हजारों बच्चों को एक रात में अनाथ होना पड़ गया। हादसे के दिन मध्य प्रदेश के CM अर्जुन सिंह भोपाल को संभालने की जगह केरवा डैम में चले गए और भोपाल को अपने हाल पे छोड़ दिया। इस हादसे के मुआवजे के तौर पर यूनियन कार्बाइड ने इंडियन गवर्नमेंट को $470 मिलियन देने का वादा किया था, लेकिन इस पैसे में से बहुत कम पैसा असल लोगों तक पहुंच सका जो कि इस हादसे का शिकार बने थे। आज इस हादसे के 35 साल बीत जाने के बावजूद इसके असर से बीमार लोगों को रिहैबिलिटेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं मिला।